हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम अपना टॉपिक जो था हमारा उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमें सीखना है कि सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में किस तरीके से हम चेंज करते हैं, इसके बारे में हमें सीखना है। चलिए भाई, हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग, हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आपको बताना है कि किस तरीके का सेंटेंस है। ठीक है भाई, चलिए पहला एग्जांपल है। मैंने कहा संध्या इज अ गुड गर्ल। गुड गर्ल, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का सेंटेंस है। ठीक है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू पिकनिक डू यू लाइक हिम। नेक्स्ट, ओपन योर माउथ। देखिए भाई, मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन 10 सेंटेंसेस में हमें इन 10 सेंटेंस हम जो कल पढ़ चुके थे उन सभी के काइंड्स के बारे में बताना कि इस तरीके का सेंटेंस है, हम इसे क्या कहेंगे, क्या इसका नाम होने वाला है, ये हमें थोड़ा सीखना है। जिससे हमें भी ये भी पता चले कि आप लोग ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास देखने के बाद उसका रिविजन करते हैं और क्लास कितने लोगों को समझ में आ रही है। चलिए भाई, तो बताइए, आपका टाइम खत्म होता है। आपने अभी तक आंसर, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आया होगा आपने बता दिया है। चलिए भाई, अब हम बताते हैं, समझते चलेंगे कि कैसे हम किसको सेंटेंस का क्या नाम है और कैसे हमने पहचाना है। तो पहले लिखा है संध्या इज अ गुड गर्ल। संध्या इज अ गुड गर्ल, इस सेंटेंस में कहीं नेगेटिव बात हो रही है क्या? नहीं। क्या इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नहीं। क्या इसमें आपको कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कोई किसी तरीके की फीलिंग्स शेयर की जा रही? नहीं। ये सिंपल सा एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? एक सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस है।
हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है उसे पॉजिटिव सेंटेंस या हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव और नेगेटिव दो पढ़े थे ना, तो उसमें हम क्या कहते हैं इसे, तो ये हमारा किस तरीके का सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस, राइटिंग इज विजिबल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखा है दे आर गोइंग टू पिकनिक। दे आर गोइंग टू पिकनिक, भी कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पे जा रहे हैं। पॉजिटिव सेंस है, आखिरी में फुल स्टॉप है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हम समझ गए कि कैसा हो गया। ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। क्या हो गया? ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस एक टाइप होता है। असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप्स पढ़े थे हमने, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस। तो आप इसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो भी आपका आंसर सही है। अगर हम बात करें कि सर हमारा जो असर्टिव सेंटेंस था उसमें कौन सा टाइप है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इस तरीके के साइन, दैट मींस इस सेम ऊपर वाला। फिर लिखा है डू यू लाइक हिम। डू यू लाइक हिम, इसमें हमने क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो किस तरीके का सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किस तरीके का सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो किस तरीके का क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चन है या डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। तो आपने कहा सर डू यू लाइक हिम, यहाँ हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। यस और नो में आंसर दे सकते हैं, तो कैसा सेंटेंस हो गया ये? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा टाइप? यस नो क्वेश्चन। वेरी गुड। तो ये तीसरा वाला जो है हमारा किस तरीके का सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रही है बात की नहीं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई आर यू फाइटिंग। देखिए भाई, इसमें हमने भी क्वेश्चन पूछा है। देखो फर्स्ट लेटर जो है हमारा कैपिटल बना हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है वो एक इंटेरोगेटिव वर्ड है। क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, आपको ऑर्डर दिया गया, तो ये हमारे कैसे? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे शुरू हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस? कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आप मुझे बताइए कि हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इस इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? इसका आंसर बताइए। क्योंकि मैंने कल की क्लास में बहुत जोर दे के बताया था कि भाई ये याद रखिएगा, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसका सब्जेक्ट ये होता है। आप बताइए क्या होता है? वेरी गुड, यू। यू हमारा क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा किस तरीके का सेंटेंस हो गया? फिफ्थ वाला इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरीके का हो गया भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो भाई, इसमें ना तो हम किसी को सलाह दे रहे हैं ना एडवाइस और कुछ नहीं, एक फैक्ट है। फैक्ट जो आते हैं इन्हें सीधी इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको कि ऑनेस्टी कैसी बेस्ट पॉलिसी है। कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, आखिरी में फुल स्टॉप है। हमें समझ जाना है कि ये हमारा क्या है। क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भाई, सब्जेक्ट के साथ कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। ओके, तो हमारा ऑनेस्टी ये हमारा इंपेरेटिव नहीं बल्कि हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में बात करेंगे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट 6 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? किस तरीके का सेंटेंस है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आ रही बात की नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? अगर डाउट है तो पूछते चलिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने इसलिए अचानक से ये चीज दिमाग में आ गई मेरे कि मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने मेहनत से वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप उसे रिवीजन कर रहे हो कि नहीं टाइम टू टाइम। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा। ये आप समझ लीजिएगा कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप ग्रामर को भूल जाएंगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपने सब लग रहा है कि मैं रिवीजन भूल रहा हूँ, एक बार उसको पढ़ लिया। पढ़ना भर है आपको, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए याद कर रहे हैं रूल से, नहीं, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। जब भी लगे आपको ये चीज याद नहीं है उसको रीड करते रहो। जब आप उसे बार बार रीड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। समझ में ये बात चली?
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, देयर इज नो नीड ऑफ दिस चेयर, यहाँ इस चेयर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इस चेयर की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए भाई नहीं है, यहाँ पे हमें नेगेटिव टॉक समझ में आ रही है, नेगेटिव मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। यस और नो एवरीवन, कैन यू गिव मी द आंसर? हाँ, आप कहेंगे सर दिस इज राइट, यू आर राइट, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को दिख रहा है ना भाई हेड राइटिंग, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मे आई कम इन सर या मैम, मे आई कम इन सर या मैम, हम किसी से क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं लेकिन पूछ रहे हैं। अब देखिए भाई आपका कंफ्यूजन नंबर 1, कुछ लोग कह रहे होंगे सर कि दिस इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस एंड सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सर दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो विच आंसर इज करेक्ट? देखिए भाई सबसे पहला इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक रही है, आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आती तो वो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक थी, ये भी एरर बन जाता है भाई। जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 6th क्लास के 7th 8th के, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी एरर था। अब आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते, मे आई कम इन सर, आप अपने स्कूल में जब भी जाते हैं, आप क्लास में एंटर होने से पहले सर से परमिशन लेते हैं, पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो वो आपको कहते हैं यस, तो आप क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, इंटेरोगेशन हो रही है, इंटेरोगेशन हो रही है, तो कैसा हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा हो गया भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेल हिट, अच्छा हिट किया, वेल हिट, वेल हिट, हम अपने एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करें, और आखिरी में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन। अब बताइए भाई क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है या हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? देखिए भाई आप इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कह सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं कह सकते। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने एक्सप्रेशन बता रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादातर हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेशन बताने के लिए किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। हम इसलिए क्या कहेंगे, दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो देखिए भाई यहाँ पे हम हालचाल पूछ रहे हैं, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया गया है इसमें। अब एक क्वेश्चन में है कि नहीं ये आपको मत देखना है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, दैट्स वाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सिमिलरली ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। आशा करता हूँ कि आपको कल के सारे टाइप्स रिवीजन हो चुके होंगे। अब हम आज आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमें नेक्स्ट काइंड्स पढ़ने उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम आगे बात करते हैं, तो हमारी अब नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है, लिखिएगा सभी लोग साथ में नोट करते चलेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब आप कह रहे होंगे सर कल तो आपने हमें सेंटेंस के काइंड्स पढ़ाए थे और आज फिर भी सेंटेंस के काइंड्स पढ़ाए, चलिए थोड़ा सबर कीजिए, समझते हैं क्यों। तो लिखिएगा, देयर आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, there are four kinds of sentence, there are four kinds of sentence। कितने तरीके के होते हैं भाई, 4 kinds होते हैं। कितने होते हैं, 4 kinds होते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं 4 kinds होते हैं हमारे। पहला kinds जो होता है उसके बारे में लिखेंगे, तो लिखिएगा भाई, फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, एंड सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड फोर्थ इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
हमारे पास ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर का मतलब जब इन्हें को बनाया गया था, इनको रूपरेखा के आधार पर, जैसे हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसके बेसिस पे उसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से सेंटेंस के काइंड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। अगर हम बात करें, इनको क्लासिफाइड किया गया है 4 तरीके 4 टाइप्स में, तो जिन्हें 4 टाइप्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब हमें वन बाय वन इनके बारे में समझना है कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होने वाली है सिंपल सेंटेंस। तो फटाफट हेडिंग डालेंगे भाई, सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? दिस इज आवर न्यू टॉपिक। सिंपल सेंटेंस के बारे में हमें सीखना है कि आखिर ये सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा, साथ में क्या करेंगे, नोट डाउन करिएगा। लिखिए भाई, अ सेंटेंस that consists a sentence that consists one only one independent clause, only one independent clause। ठीक है, अब देखिए भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको क्लॉज चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें अपना एक खुद सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, उसका ऑब्जेक्ट होता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस देगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि एक सेंटेंस में क्लॉज होगा, पार्ट्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, जिसमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसमें एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जो भी चीज होगी उसमें उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगा। मतलब उसे अपने मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यही इसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी पहचान है। चलिए भाई हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, तब जाके हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं बात करूं सिंपल सेंटेंस में मैंने लिखा My name is Amit. My name is Amit. नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा his father is a teacher. His father is a teacher. देखिए मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है माय नेम इज अमित एंड सेकंड इज हिज फादर इज अ टीचर। उसके पिताजी क्या एक टीचर है। हमने जो 2 सेंटेंस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और बाकी इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। जैसे मैंने कहा माय नेम हमारा क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में हमारी क्या वर्ब है, माय नेम इज अमित, मेरा नाम अमित है। बताइए क्या आपको एक पूरा मीनिंग मिला? आपने कहा सर बिल्कुल मिला। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसका पूरा मीनिंग आता है, उसी को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो ये किस तरीके के सेंटेंस हो गया भाई? सिंपल सेंटेंस। समझ में आई बात? यहाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है हिज फादर इज अ टीचर। हिज फादर इज अ टीचर, उसके पिताजी क्या हैं? टीचर हैं। हमें देखो इस सेंटेंस में सब कुछ पता चल रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें सारा मीनिंग समझ में आ रहा है कि सर हिज है, उसके पिताजी जो है वो क्या है? टीचर है। तो यहाँ हमें किसी और वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा किस तरीके का सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। क्या हो गया भाई? ये सिंपल सेंटेंस हो गया। चलिए तो ये दोनों सेंटेंस हमारे कैसे हो गए? दोनों के दोनों हमारे सिंपल सेंटेंस हो चुके हैं। चलिए भाई अब एक बात और समझते हैं, क्या सर सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है? नहीं, एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिखा मीरा एंड सुनीता, मीरा एंड सुनीता are the best friends.
सुनीता और मीरा कैसी हैं? दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए भाई, सब्जेक्ट मीरा भी है और हमारा सुनीता, ये दोनों के दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। दैट मीन्स एक सिंपल सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। समझ में आई बात? और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे मैंने कहा, फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा he gave me a book. He gave me a book. He gave me a book. देखो, he gave me a book, ही ने मुझे क्या दी थी? एक किताब दी थी। तो हमारा देखिए भाई, इसमें एक समझ लेना कि हम कैसे क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ही हमारा इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। गेव हमारी वर्ब है। क्या दिया? आप कहेंगे सर बुक दी। तो ये आ बुक्स जो है हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? आ बुक्स जो है हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हमारा किसको दी? मुझे दी। ये मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी अ बुक, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आ बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए एक बार और समझ लीजिए कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाई, ही गेव मी, जब भी आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे या हु से क्वेश्चन, हुम से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आप वर्ब के बाद व्हाट से क्वेश्चन पूछिए। व्हाट से क्वेश्चन पूछने पे हमारे पास क्या आंसर है? आ बुक। तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप होम से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो जो ऑब्जेक्ट निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और इस सेंटेंस में क्या हो गया? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस सेंटेंस का एक पूरा मीनिंग निकल रहा है और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। क्या आता है? नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस तो लिखिए अ सेंटेंस, अ सेंटेंस, a sentence which is made up of, a sentence which is made up of, made up of two or more, of two or more independent clause, two or more independent clauses, independent clauses। देखिए भाई, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो आपको याद रखना, अगर आपको कहीं डेफिनेशन में बताया जाए कि प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज, तो आपको घबराना नहीं, उन दोनों का मतलब भी यही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आई बात? हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारा क्या लिखा? अ सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एंड। इसके आगे क्लॉजेस एंड both clauses are joined, and both clauses are joined, both clauses are joined by coordinating conjunction, by coordinating conjunction। तो जो हमारे दोनों क्लॉजेस होंगे उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अगर हम बात करें कौन सी कंजंक्शन, तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी, फैन बॉयज। क्या लिखवाई थी? फैन बॉयज। इस ट्रिक में जितने भी कंजंक्शन आते हैं कंपाउंड सेंटेंस को ऐड कराने के लिए, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम इन 7
7 कंजंक्शंस का यूज करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड कराने के लिए। चलिए भाई एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन किए देता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो समझिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बना हुआ रहता है। अब बात आती है कि सर ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे जुड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगे। अब बात करते हैं सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन से, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कंजंक्शन चैप्टर में, फैन वॉइस। फैन वॉइस 7 कंजंक्शन है, इन 7 कंजंक्शंस की हेल्प से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। समझ में आई बात? चलिए एक बार थोड़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ये कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। F4 होता है फॉर, R4 होता है एंड N4 होता है नॉर, B4 होता है बट, O4 होता है और, Y4 होता है एट और S4 होता है सो। इन 7 कंजंक्शंस की हेल्प से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में और नेक्स्ट टाइप्स के बारे में सीखते हैं। एग्जांपल्स समझते हैं। जैसे मैंने कहा गोपाल bought a book and Ram bought a chair। देखिए भाई दो सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस लिखा है गोपाल बॉट अ बुक एंड राम बॉट अ चेयर। गोपाल ने क्या खरीदी थी? गोपाल ने किताब खरीदी थी और राम जो था उसने क्या खरीदी? चेयर। तो देखिए भाई हमने क्या किया, हमारे पास एक कंजंक्शन आया एंड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। तो लिखा है गोपाल बॉट अ बुक, गोपाल ने क्या खरीदी थी? एक बुक खरीदी थी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहला क्लॉज है हमारा, एक क्लॉज है, इस क्लॉज का पूरा एक अपना मीनिंग निकल रहा है। इस क्लॉज को अपना मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस या दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ रही है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया भाई? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि ये अकेले ही सारा मीनिंग दे रहा है, इसे बताने अपना मीनिंग सेंस देने के लिए इंडिपेंडेंट, इसे अपना मीनिंग बताने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही सारा मीनिंग दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। फिर एंड के बाद जो सेंटेंस लिखा है उसको समझिए। राम बॉट अ कार, राम बॉट अ चेयर, राम ने क्या खरीदी थी? एक चेयर खरीदी थी। इसका भी एक पूरा मीनिंग आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये भी हमारा क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। समझ में? तो आपने देखा कि हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे सेंटेंस में, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन यूज किया जिसे हमने कहा है एंड। यहाँ हम जरूरत के हिसाब से कंजंक्शन यूज करते हैं। यहाँ दो सेम चीज हो रही थी और दोनों सेम रैंक की थी, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड कराने के लिए एंड कंजंक्शन यूज किया। अगर हमें किसी और कंजंक्शन की जरूरत पड़ती, कंजंक्शन हम सिर्फ यही साथ यूज करेंगे फैन बॉयज वाले, इनमें से कोई सातों में से कोई भी एक कंजंक्शन यहाँ आएगा और इन दो सेंटेंस को मिला के, इन क्लॉजेस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बना देगा। अब हम बात करें कि ये पूरा जो सेंटेंस है हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। समझ में ये बात की? चलिए जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, she don't like she don't like she don't like mushroom, nor does she like and does she like sweet potato? Sweet potato। देखिए भाई मैंने लिखा है शी डोंट लाइक मशरूम, उसे मशरूम पसंद नहीं है। भाई उसकी आदत है, उसको क्या है? उसे पसंद नहीं करती।
भाई वैसे मशरूम पसंद नहीं है, और नॉर डज शी लाइक स्वीट पोटैटो, और ना ही उसे स्वीट पोटैटो पसंद है। तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों चीजें अलग है, इसका भी मीनिंग कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। अब आप में से किसी ने पूछा नहीं कि सर आपने नॉर के बाद यहाँ डज क्यों लिखा है। देखिए भाई, नॉर के बाद डज इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम नॉर को पहले लगाते हैं तो ये हमारा इन्वर्जन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन्वर्जन रिप्रेजेंट करता है तो इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ती, तभी जाके इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकालता है, अदरवाइज ये गलत हो जाता है, ग्रामेटिकली एरर माना जाता है कंजंक्शन का, इसलिए हमने इसके साथ ऐसा लिखा। बाकी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आपको घबराना नहीं है। इन्वर्जन बताते हैं तो लास्ट में हमारा ये फुल स्टॉप ही आता है, क्योंकि हम दो कंजंक्शन को एक साथ ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा किस तरीके का सेंटेंस हो गया, एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। समझ में आई बात। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, नेक्स्ट टाइप जो आता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखिएगा अ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट, अ सेंटेंस which consists या लिख लीजिए which consist one independent clause, one independent clause and at least one डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी लिख सकते हैं आप लोग। डिपेंडेंट क्लॉज मैं लिख ही दे रहा हूं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा एक इंडिपेंडेंट, हो सकता है कि डिपेंडेंट क्लॉज एक से ज्यादा भी हो, आपको घबराना नहीं है। तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। देखो भाई जो इसमें आपको लिखा जा रहा है ना, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये ही इन सेंटेंस की पहचान बताई जा रही है। ये जो लिखा जा रहा है, जो डेफिनेशन में लिखा जा रहा है, ये बेसिकली इन सेंटेंस की पहचान है। आपको कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? तो आपको वहां आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, कितने डिपेंडेंट क्लॉज हैं, उसके बेसिस पे आप उस सेंटेंस का नाम बता पाएंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें है नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स? तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझो भाई। आपको याद रखना है कि अगर हमारा सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा तो उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें भी दो स्टेटमेंट होंगे, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है। ठीक है भाई, जो डिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है उसके साथ हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। चलिए भाई बात करते हैं आगे, तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हमने कहा if you work hard, you will pass। यदि आप क्या करते, हार्ड वर्क करते हैं, यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो तुम पास हो जाओगे। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो देखिए भाई, यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तुम पास हो जाओगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, इसका पूरा मीनिंग निकला। लेकिन कब पास हो जाओगे? कंडीशन लगी, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम करोगे तभी पास हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे जो आया इफ यू वर्क हार्ड, ये हमारा क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, ये तो फिक्स्ड सेंटेंस हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे यूज किए हैं तो वो क्या हुआ है हमारे, देखो कंजंक्शन हमारा इफ है, यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, इफ है।
इफ कंजंक्शन हमने पहले लिखा इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया। क्या यूज किया? कॉमा। अगर हम इसको ऐसे भी यू विल पास, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, ऐसा। तो इसमें देखिए भाई ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इतना जो है हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये हमारा लिखा है यू वर्क हार्ड, तुम हार्ड वर्क करते, तुम हार्ड वर्क करते, हार्ड वर्क करते तो क्या हो जाता भाई? तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है ना कुछ मीनिंग जानने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो देखो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा? किस तरीके का सेंटेंस बन गया? तो आप इसे कह देंगे सर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ से हमें एक चीज और सीखने को मिल गई। अब क्या मिल गई? कि जब हम अगर सेंटेंस की शुरुआत कंजंक्शन से करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कंजंक्शन पहले लिखा जाता है, तो जो दूसरा सेंटेंस लिखे तो उसके बीच में हमें पहले क्या लगाना पड़ता है? कॉमा यूज करना होता है। ठीक है, कॉमा यूज करते हैं, फिर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है। अगर आप पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं फिर उसके बाद हमारा डिपेंडेंट क्लॉज आता है, तो आपको यहाँ कंजंक्शन की पहले कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने क्या करना था? ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, मैंने कहा he didn't go there because he tired। देखो भाई मैंने लिखा he didn't go there because he tired। वह वहां नहीं गया था क्योंकि वह थक गया था। भाई आप थक जाएंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे, तो वह थक गया था तो क्या हुआ? वह थक गया था, तो बिकॉज के बाद हमारा ये आया ही वर टायर्ड। ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। अब आपको आइडेंटिफाई करना नहीं चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके लिए आपको क्लॉज चैप्टर पढ़ना होगा। हमारी क्लास जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और आप उसमें देखिए क्लॉज टॉपिक, क्लॉज की लगभग 2 से 3 क्लासेस हैं। आप वहाँ पे क्लास जाइए और वहाँ देखिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज, वहाँ पे आपको सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, फिर आप यहाँ पढ़िएगा तो आपको समझ में आता जाएगा। वरना आज का ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्लॉज के बारे में नहीं जानते। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये हमारा क्या है? ही डिडंट गो देयर। ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट्स व्हाई हम इसे कह सकते हैं किस तरीके का सेंटेंस हो गया भाई? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। समझ में आ रही बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है डाउट तो फटाफट आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे लास्ट आज की हमारा टाइप्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। चलिए भाई नोट करिए भाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है, तो लिखिएगा अ सेंटेंस, नोट करिएगा भाई, अ सेंटेंस which consists a sentence which consists two independent clause, two or more, नहीं टू इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख लीजिए, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज
clause and at least one dependent clause, one dependent clause is called compound complex sentence, is called compound complex सेंटेंस। चलिए समझिए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे ही, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा, आपको घबराना नहीं। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। चलिए भाई बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे मैंने लिखा although it rained, we went out and they joined us। देखिए भाई मैंने एक एग्जांपल लिखा although it rained we went out and they joined us। देखिए हालांकि बारिश हुई थी, हालांकि बारिश हुई थी, इसका क्या मतलब निकल रहा है? हमें एक मीनिंगफुल सेंस समझ में नहीं आ रहा। हालांकि बारिश हुई थी। वी वेंट आउट, हम कहाँ गए थे? बाहर गए थे। बता रहे समझ में आ रहा, सीधे सीधी बात की, हम कहाँ गए थे? बाहर गए थे। एंड दे जॉइन अस, और उन्होंने वो भी हमारे साथ थे, वो भी हमारे साथ थे। ये दोनों सेंटेंस, ये जो दोनों सेंटेंस दिखे हमें, इन दोनों सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आ रहा। जिसका कंप्लीट मीनिंग आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और दूसरा ये भी हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट। कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसका हमें कोई मीनिंग नहीं निकला पूरा, इसका एक मीनिंगफुल सेंस नहीं आया, और इसमें हमें बहुत कुछ कमी दिखी। तो हमने क्या है, इसका नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है इसका नाम? डिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। इट रेन्ड, बारिश हुई थी तो ठीक है, बारिश हुई थी, पर क्या? बारिश तो हुई थी, पर इससे क्या हुआ भाई? कुछ फर्क पड़ा? क्या नहीं पड़ा? तो भाई हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। तो ये डिपेंडेंस की एक जरूरत पड़ी है हमें आगे बताने के लिए। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने लिखे, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कह सकते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अब इस सेंटेंस में हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि हमें कैसे समझ में आ जाता है। देखिए भाई मैं आपको वो सारे अच्छे पॉइंट्स बताने की चाहता हूँ जिससे आप क्वेश्चन में जाएं तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है आजकल तो ट्रेंड में, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपसे कहा जाएगा फाइंड द कंपाउंड सेंटेंस, आपसे कहा जाएगा फाइंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज, फाइंड द डिपेंडेंट क्लॉज। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसीलिए आपको अगर ये सारी चीजें समझनी है, अगर आपको इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे काइंड समझनी है, तो आपको जो है क्लॉजेस की नॉलेज होना बहुत अच्छी जरूरी है। अगर आपको क्लॉज की नॉलेज अच्छे से आती है, नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते थे। इसके साथ क्लॉज जानने के बाद आपको आना चाहिए कंजंक्शन अच्छे से, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई किया कि डिपेंडेंट क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो ऑल्दो जो लिखा है एक कंजंक्शन है। क्या है? एक कंजंक्शन है। अब हमने आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में बताया था कि ये कंजंक्शन आते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, बाकी के कंजंक्शन हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके साथ हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही आते हैं। जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसके साथ उससे पहले हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मुझे पता था कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो मैं समझ गया था कि ये वाला सेंटेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। अब बात आती है सर कि आपको कैसे पता चला कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट?
तो मैंने इसका मीनिंग पढ़ा, मैंने इसका मीनिंग समझा और मुझे समझ में आया कि आप जो बात कहना चाह रहे थे वो इसमें आप पूरी कह पा रहे हैं। तो लिखा वी वेंट आउट एंड दे जॉइंड अस, और इसका मीनिंग भी आया। अब बात आती है एक और, कि जो एंड कंजंक्शन होता है ये हमेशा दोनों सेम लोगों को जोड़ता है, मतलब कि अगर जितने आप हैं उतना ही दूसरा वाला होगा तो उन दोनों को जोड़ता है। इक्वल रैंक के लोगों को ऐड करने का काम हमारे इस कंजंक्शन का है। और अभी मैंने बताया था आपको कंपाउंड सेंटेंस, मैंने बताया था दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमें, अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए 7 कंजंक्शन होते हैं, जिसमें एक एंड कंजंक्शन भी आता है। तो मुझे पता चल गया था कि एंड कंजंक्शन से दोनों सेंटेंस जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है हमारे कैसे हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा था कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि नहीं। तो आप भी इसी तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए कंजंक्शन की और क्लॉज की, तभी जाके आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज फाइंड आउट कर पाएंगे, तभी जाके आप ये बता पाएंगे कि सेंटेंस किस तरीके का है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। समझ में आई बात? तो इस बात जरूर ध्यान रखिए। चलिए भाई, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने कहा द स्कूल बस इज रनिंग लेट, द स्कूल बस इज रनिंग लेट, कॉमा बट फॉर, नहीं बट आफ्टर भी हमारे एक कंजंक्शन होता है, बट आफ्टर पूजा एंड हर फ्रेंड एंड हर पेरेंट्स, पूजा एंड हर पेरेंट्स waited for an hour they decided to drive to school, देखिए भाई, थोड़ा सेंटेंस स्टेटमेंट इसके थोड़े बड़े ही होते हैं। इसका जो अगर हम बात करें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होगा वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें हमें 3 क्लॉज लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, इसी तरीके के सेंटेंस आपको देखने को मिल लेते हैं। तो समझिएगा भाई, मैंने लिखा है द स्कूल बस इज रनिंग लेट, स्कूल की बस क्या हो रही थी, लेट चल रही है। इसमें आपको मीनिंग समझ में आ गया ना पूरा? तो आप समझ पा रहे होंगे कि द स्कूल बस इज रनिंग लेट, स्कूल की बस कैसे चल रही थी, लेट चल रही है। ठीक है, लेट चल रही है, तो इसमें क्या है, हमें पूरा मीनिंग समझ में आ गया, तो दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। यस और नो एवरीवन? दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी इतना जो है क्या है, पूरा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका नाम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपको मीनिंग निकालना भी आना चाहिए भाई, आपको समझना चाहिए कि क्या है। लिखा है बट आफ्टर, देखो भाई बट आफ्टर हमारा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये जो लिखा है इसके बाद जो कुछ भी लिखा है ये सारा का सारा हमारा क्या है, यहाँ तक ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज। दे डिसाइडेड टू ड्राइव टू, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई स्कूल जाएंगे, स्कूल गए थे, तो ये हमारा एक दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस सेंटेंस में 2 हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज थे और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग अलग जगह लिखे थे, इसलिए हमने यहाँ पे कोई ऐसा कंजंक्शन यूज नहीं किया जिससे हमें पता चल जाए कि ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसलिए अब आपको यहाँ जरूरत थी कि आप ये समझ पाए कि यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट आफ्टर है, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जो बड़ा है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। बाकी हमारे पास 2 इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम कह सकते हैं कि सर दिस इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम ये पता करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप उनको देख सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।